इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में पश्चिमी और मध्य ईरान के 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इन ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, हथियारों की फैक्ट्रियां शामिल हैं और इसके साथ ही इजरायल ने बेरूत और तेहरान के तेल डिपो पर भी भीषण बमबारी की। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बहुत बड़ा दावा किया है। IRGC का कहना यह है कि 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने बहरीन अमेरिका के 5वें बेड़े पर 21 सैनिक मारे गए हैं। साथ ही ईरान ने यह भी बताया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को भी टारगेट किया गया। हालांकि अमेरिका से और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। श्रीलंका ने पहली बार ईरानी सैनिकों का वीडियो रिलीज किया है। जो वॉरशिप से बचाए गए श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह में शरण दी है। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो जारी किया गया। श्रीलंका नेवी ने बताया कि किस तरीके से IRINS वो शहर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया है। खाड़ी देशों से माफी मांगने के बाद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा। UAE ने कहा कि ईरानी सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 117 ड्रोन से हमला किया। UAE के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया। हालांकि कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की भी खबरें आई हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई, क्योंकि हॉर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नई रूट से मांगना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 27% तक बढ़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति मुर्मू ने अपमान को लेकर के पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि ममता ने न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान किया। टीएमसी के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। इनका अहंकार बहुत जल्द टूटने वाला है। दरअसल कल राष्ट्रपति बंगाल दौरे पर थी और जहां उनको रिसीव करने न तो सीएम गई और न ही कोई उनका मंत्री, जिसके बाद से ही बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई है। बंगाल में प्रेसिडेंट प्रोग्राम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम ममता ने फिर से कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। राष्ट्रपति के प्रोग्राम में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। आयोजक और भारत सरकार के जिम्मे कार्यक्रम हुआ। हम महामहिम के पद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर के बंगाल को बदनाम करने की साजिश अच्छी बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वासियों को 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर, मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर और दीपारी चौक मजलिस पार्क का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सरोजनी नगर के GPRA टाइप वी क्वार्टर का दौरा किया और लाभार्थी महिलाओं को चाबियां सौंपी। इस दौरान पीएम ने महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर हैं। स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उस समय आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के नोटिस को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। आज पटना स्थित JDU दफ्तर में वो आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत ने पार्टी का दामन थामा और इससे पहले उनके दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर फूल बरसा करके उनका स्वागत किया। उनके समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता JDU दफ्तर के बाहर जुटे और उनके समर्थन में नारेबाजी की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी की पहचान बदल चुकी है। पहले दंगा और कर्फ्यू प्रदेश की पहचान थी। बेटियों को स्कूल भेजना लोग डरते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आज सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री माताएं बेटियों सत्कार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा की। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 6,879 करोड़ का प्रस्ताव रखा और वहीं सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को और भी तेज करने की घोषणा की। सरकार ने ड्रग्स सेंसस कराने की घोषणा की है। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। कब्जेधारी ने अस्थायी दीवार बनाकर के सरकारी जमीन को हड़प लिया। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर
आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ताओं ने मामले के प्रशासन से जल्द एक्शन लेकर के सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। यूपी के अलीगढ़ में 2 नकाबपोश बदमाश मोबाइल के शोरूम में घुस गए। तमंचे के बल पर 2,24,000 रुपए की लूट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। साथ ही घटना के खुलासे के लिए 3 टीम्स गठित की गई। दुकानदार का कहना यह है कि बदमाशों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। बांग्लादेश के कुमिल्ला में काली माता के मंदिर में धमाका हुआ। हादसे में पुजारी समेत 3 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट के वक्त मंदिर में पूजा चल रही, तभी अचानक से धमाका हुआ और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक नकाबपोश व्यक्ति एक बैग लेकर मंदिर परिसर में घुसता है और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो बैग को वहीं छोड़ करके मंदिर से निकल जाता है। उसके कुछ देर बाद ही मंदिर में धमाका हो गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में डिटेंशन सेंटर से 20 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलते ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की आजादी के नारे लगाए। दिलचस्प बात यह रही कि रिहाई एमनेस्टी बिल के तहत नहीं हुई है। निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद इस कदम को राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वेनेजुएला में सैकड़ों लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं और परिवार उनकी रिहाई की मांग पर अड़ा है। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज किया। ये एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत पर दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर 1085 करोड़ की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप यह है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और मझारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्ते कारोबार में 2.81 लाख करोड़ रुपए घट गई। इस दौरान एसबीआई की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है। लार्सन एंड ट्रूबो, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचयूएल और भारती एयरटेल की भी वैल्यू घटी है और वहीं रिलायंस और इन्फोसिस की वैल्यू बढ़ी। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसे हालात में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है और इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करते हैं। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया। एसी डाइकिन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनीज ने कीमत 15% तक बढ़ा दी। कंपनियों का कहना यह है कि कच्चे माल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई के खर्च में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि भारतीय रुपए के कमजोर होने से पूंजों का आयात महंगा हो चुका है।